अब ये प्लेटफॉर्म एक परमानेंट प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट विजिट करके आप लोग इंफॉर्मेशन वहाँ से डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर स्क्रीन चाहिए। मोबाइल से उतना काम नहीं चलेगा। अभी मोबाइल है, ठीक है, अनप्रिपेयर्ड थे हम लोग, तो ये सब हमारे पास रहा, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसमें। जैसे आप लोगों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है या और भी कई चीज़ें हैं, उसमें हम लोग बल्क में भी यहाँ परचेज करवा सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें भी कंसेशन मिल सकता है। तो ये टूल्स हैं अपने पास, जैसे कागज पेन एक टूल है, ऐसे ही लैपटॉप या डेस्कटॉप एक टूल है। यूनिवर्सिटी में हमने 35 रखे हैं, लाइब्रेरी में 35 जो है सीरीज में दिया, 35 नंबर्स जो है SDI DT में दिया। लेकिन मैं जितनी बार लाइब्रेरी गया हूँ, आई एम नॉट हैप्पी टू शेयर, मुझे स्टूडेंट मिलते ही नहीं उनके कोई, तो बैठ के यूज ही नहीं करता है। आप लोग में से कौन कौन गए हैं, किस समय गए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं गया हूँ तो अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। एक दो बार कुछ 2-3 स्टूडेंट मिले जो उसको यूज कर रहे हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑनलाइन रिसोर्सेज में अवेलेबल है, और सबसे बड़ी अच्छी बात उसकी ये है कि ये मटेरियल दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से आता है, जिसके लिए कई कई लाख रुपए की फीस है। एक कोर्स रजिस्टर करो तो 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। तो चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन हो, चाहे वागेनिंगन इंस्टीट्यूट हो डेनमार्क का, चाहे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न हो, ये सबके मटेरियल उसके ऊपर पड़े हुए। और हमने कंपाइल किए हैं, फैकल्टी ने मिलकर के कंपाइल किए हैं, जो स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे डला हुआ है, उस स्टडी मटेरियल का पूरा लाभ आप लोगों को तभी मिलेगा। लैब्स भी उसमें दिए हैं, तो कैमरा फेस टू फेस मिलेंगे और सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे कि आप कितने आईटी प्रिपेयर्ड हैं। आईटी प्रिपेयर्ड होंगे तभी रिमोट लर्निंग अच्छे से हो सकती है। उसके लिए जो भी टूल्स हैं जहाँ से भी अवेलेबल हो सकते हैं, आप लोग उस पर देखिए। आज पूरे देश में ये मैंडेट हो गया है कि 50% काम आप ऑफलाइन और 50% ऑनलाइन करेंगे। 50% क्लासरूम में होगा, 50% रिमोट लर्निंग से होगा। तो रिमोट लर्निंग इज गोइंग टू स्टे, गोइंग टू बी स्ट्रेंथन्ड, और उसके लिए आप लोगों की इनपुट चाहिएगी। तो एक तो ये है कि आप लोगों के पास प्रॉपर डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है। दूसरा, अटेंड कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. अटेंड करते हैं? Yes, sir. तो उसमें कनेक्टिविटी के अतिरिक्त आप लोगों को पीपीटी इस पे आ जाती है, मोबाइल पे डाउनलोड कर पाते हैं नहीं? Yes, sir. वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वेबसाइट से देखिए। और आगे जैसे अभी JRF के लिए जो कोचिंग है वो भी चल रही है, मुझे पता चला कि कुछ क्लासेस में रिस्पांस बहुत अच्छा है। आपकी क्लास का रिस्पांस अच्छा है जैसा मुझे बताया गया। तो दिस इज ए वेरी गुड न्यूज़ एंड आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। और इसमें जो भी ये आप लोगों के डाउट्स होते हैं उस पर अलग से हम चर्चा करना चाहेंगे। मैंने सभी फैकल्टी मेंबर्स से कहा है कि जनरल डिस्कशन के लिए टाइम दीजिए, और उसमें जो इश्यूज हैं, जो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस हैं, वो डालेंगे। और कुछ टेस्ट वगैरह जो है ना, वो एक्सरसाइज के लिए टेस्ट, अच्छे टेस्ट जो है वो सभी टीचर्स लें, तो आप लोगों को थोड़ी उसमें सीरियसनेस भी आएगी जब टेस्ट की तैयारी करेंगे, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी कोई ऐसा इवेल्युएशन का वो नहीं है इसमें कि ये फाइनल इवेल्युएशन हो रहा है या इससे मार्क्स जाएंगे या इसके बेस पे कुछ होगा। यूनिवर्सिटी में सबसे पहला स्टेक होल्डर मेरा स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के हित में जो भी डिसीजन हैं उनको प्रायोरिटी पर लिया जाता है। हमने, आप लोग तो बाद में आए हैं 2-3 साल पहले,
साइन एंड डाई यूनिवर्सिटी क्लोज किया था, लेकिन इंटर्न स्टूडेंट्स को नहीं डिस्टर्ब किया था किसी को भी, ताकि किसी का रिजल्ट लेट ना हो। उनकी इंटर्नशिप को उसमें से एक्सक्लूड किया गया। अभी लॉकडाउन हुआ है, लेकिन हमने इंटर्नशिप को जारी रखा है, किसी न किसी रूप में जारी रखा है। ऑन पेपर भी जारी है, ऑन रिकॉर्ड भी जारी है, और जहां तक हो सकता है जो योगदान कर सकते हैं वो भी उनको कराया जा रहा है। ये कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछिए, चाहे डीन साहब से पूछिए, चाहे मेरी मेल पे डालिए। कोई डाउट मन में रख के बैठने से कोई फायदा नहीं है। रूमर के ऊपर मत जाइए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बात करिए। मुझे खुशी होगी अगर आप लोगों से शेयर करते हुए कि क्या हमारी बीच में जो वार्तालाप है उसमें कोई गैप तो नहीं आता, क्या हमारी समझ में कहीं दिक्कत है। तो इसमें कोई अननेसेसरी डाउट नहीं होने चाहिए। कोई क्वेश्चन है जो अभी आप लोग मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट करें, और आई विल गिव टाइम। सर नाम कौन बोल रहे हैं? सर इंट्रोडक्शन अंकित कीजिए। बोल रहे हैं मेरा सर। अंकित, सर बोलिए, अंकित बताइए। अंकित अंकित नाम हुआ मेरा सर। बोलिए सर अंकित, ये जो सर हम लोग सर, यस सर, बोलिए सर बोलिए। जो सर नेटवर्क इशू के कारण जो होता है सर, बीच में जो कट जाता है अचानक से, तो रिकॉर्डेड लेक्चर सर वो हो जाना चाहिए यूट्यूब पे या इस पे, ताकि हम लोग बाद में भी उसको देख सकें। इसमें मैंने डिस्कस किया है फैकल्टी से और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। करीब 15-16 लेक्चर 2-3 दिन पहले मैंने चेक किया था, यूट्यूब पे डल चुके हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें जाएंगे। तो अभी मैंने कहा कि बिना एडिटिंग के डालिए, एडिटिंग की वजह से टाइम लग रहा था उसमें। तो सभी टीचर्स को भी कहा अभी ये रिकॉर्ड करिए अपनी लेक्चर्स को। आज भी रिकॉर्डिंग हो रही है। एक आइकन दिख रहा है आप लोगों को ऊपर रिकॉर्डिंग का, लाल, वो रेड है ऊपर। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी। तो एक वीडियो लाइब्रेरी ऑफ लेक्चर्स आपकी तैयार हो जाएगी। इनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी करेंगे। ये फर्स्ट प्रोफेशनल के हैं, ये सेकंड प्रोफेशनल के हैं, ये थर्ड प्रोफेशनल के हैं, ये कौन से सब्जेक्ट के हैं, सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज इनकी डायरेक्टरी पूरी तैयार कर देंगे। तो आप लोग इनको रिविजिट कर सकते हैं, किसी टाइम सुन सकते हैं। देखना जरूरी नहीं है, खाली आप ईयरफोन लगा के उसको सुनते रहिए, अपना और काम कर सकते हैं। तो ऐसा भी जहाँ जहाँ से चाहिए। तो ये पॉइंट हम एड्रेस कर रहे हैं। एनी अदर पॉइंट? गुड आफ्टरनून। सर वेबसाइट पे इंट्रोड्यूस स्टडी करिए पहले मटेरियल्स बहुत हैं, बट अपने को इंट्रोड्यूस सर करिए। हाँ माई सेल्फ सर प्रिंस कुमार। हाँ, प्रिंस बोलिए। सर स्टडी मटेरियल साइट पे बहुत हैं सर, बट हम चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चंस या फिर कोई भी हाईलाइटेड जो उसमें पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उस टाइप के भी सब मटेरियल उस पर डाले जाए, क्वेश्चन बैंक टाइप जो में। मैं टेस्ट की बात कर रहा था वो यही है कि हर चैप्टर के साथ साथ बहुत सारे टेस्ट्स का एक क्वेश्चंस बना के वो क्वेश्चंस डाले जाएंगे। तो ये अभी शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स एक वो है, सॉफ्टवेयर है, उसमें बड़ा इजी है टेस्ट डेवलप करना। तो सभी टीचर्स को के साथ में अभी और इंटरेक्ट करके इसको करवा देंगे। तो यही सजेशन हमें चाहिए आप लोगों से। तो आपने ये सजेशन दिया है, बहुत अच्छा सुझाव है, और इसको फैकल्टी से, डीन साहब से बात करके हम इसको टेकअप करेंगे कि पिछले क्वेश्चन पेपर्स वीसीआई के, अगर बैंक है कोई, या क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने पेपर सेट होते हैं और वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो ये ऐसा कोई बैंक अवेलेबल नहीं होता कि ये वीसीआई का क्वेश्चन बैंक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर टीचर को अपने अपने चैप्टर के हिसाब से डालना होगा, और उससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे या देखेंगे कि कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। कुछ ई कोर्सेज हैं, आप लोगों का टाइम है तो कुछ ई कोर्सेज में रजिस्टर कर लीजिए। जो जो आपके डिसिप्लिन है ना, उनके छोटे छोटे ई कोर्सेज हैं, जो कोई 5 घंटे का, कोई 10 घंटे का, कोई 6 घंटे का, इस तरह के आजकल सब ऑडिट करने में फ्री है। सर्टिफिकेट के लिए कुछ 400-500 रुपया, 1000 रुपया कुछ ऐसा मांगते हैं, लेकिन फ्री में आप लोग उनको कर सकते हैं। और कोई सुझाव? एनी अदर सजेशन?
तो डॉक्टर साहब इंटरेक्ट करिए स्टूडेंट से, जो भी फीडबैक मिले बताइए और क्लास जारी रखिए। और ज़्यादा मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए भी कहा था, तो डीन साहब से पूछ के कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अपने इंटरेस्ट मनी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिपार्टमेंट में के लेवल पे कर लीजिए, पैथोलॉजी में आप लोग एक ले लेंगे तो प्रोफेशनल वर्जन यूज़ करेंगे, दैट विल बी बेटर। तो आप प्रोसीड करें, क्लास लीजिए और फिर इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई विल Thank you. my best wishes to all of you. Thank you, sir. Stay healthy. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. So okay, so today topic is immunopathology, right? इस immunopathology में आप देख रहे हो, what is this? This is simple disorder in the working of the immune system. Normal functioning of the immune system causes beneficial effect. It helps body in protecting the defense, protecting them against the pathogens. But when it start acting as an abnormal type, it becomes pathology. And for immune system, it is better known as immunopathology. So how can an immune system behave in a different manner? So three major ways are there in which immune system can behave differently. First, the work assigned to it is to work within its normal range. उसको जो काम दिया गया है उसको उतना ही करना है, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा काम करने लगे, एक्सैजरेटेड रिस्पांस हो जाए, सीवियर रिस्पांस हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि जो उसको काम दिया गया है इम्यून सिस्टम को उतना भी नहीं कर रहा है, बड़ा कम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोडिफिशियंसी। और तीसरा ये होगा जो काम उसका नहीं है वो करने लगे, यानी कि उसको रिएक्ट करना है आउटसाइड मॉलिक्यूल से, यानी एंटीजन से रिएक्ट करना है, अपने सेल्फ एंटीजन से, सेल्फ टिश्यू से रिएक्ट नहीं करना। अगर उसी से रिएक्ट करने लगे तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो डिसऑर्डर्स इन इम्यून सिस्टम कॉज कर सकता है। इसी का हम लोग बेसिकली डील करते हैं इन टॉपिक इम्यूनोपैथोलॉजी। सो मैंने जैसे आपको बताया कि डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। One will be hypersensitivity, where there is exaggerated response of the immune system. Second is autoimmune disease, where response is very less. And third is immunodeficiency. In autoimmune disease, the body start acting against its own antigens, self tissues. In immunodeficiency syndrome, they are not competent to act as a normal immune system. And fourth, that you are saying it amyloidosis, that we have been dealing cellular injury with. Next, this is a blank slide. I have kept it blank only because मैं चाहता हूँ कि आप सुने थोड़ा देर, देखें थोड़ा कम, ज्यादा कंसंट्रेशन आपके सुनने पे हो, इसलिए हमने इसको थोड़ा ब्लैंक रखा है। तो इम्यूनोपैथोलॉजी जानने के लिए बेसिक चीज ये है कि आपको इम्यूनोलॉजी से इंट्रोड्यूस होना होगा, और एट दिस स्टेज हम एज्यूम कर लेते हैं कि यू आर वेल एक्वेंटेड विद द इम्यूनोलॉजी। आप इम्यूनोलॉजी जानते हैं, ये मुझे पता है। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे पूरे इम्यूनोलॉजी, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इम्यून सिस्टम का, उसको पढ़ाने का मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है बेसिकली एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो हम लोग बस उसी को डील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करूंगा जो आप सब जानते हैं, बस ये रिकॉल है। तो वी विल रिकॉल सम बेसिक टर्म्स लाइक एंटीजेंस, लाइक एंटीबॉडीज, complement system like lymphocytes and MHC. Within 3 or 4 minutes, I will recall this and I will come to the major topic of hypersensitivity today. So what is antigens? You know, it is any substance that causes our immune system to produce antibodies against it. Very simple, very new to us, a very simple term. And these antigens are usually non-self molecules, and they may be protein, fat or carbohydrate, but proteins are usually good antigens. And what are antibodies? As you know, they are better called as immunoglobulins, produced by the activated B lymphocytes in the form of plasma cells, and they help to fight against the antigens. In this diagram,
This is very complicated diagram. I am not going to discuss all these antibody features. मेरा जो इसमें जो बेसिक मतलब है इस एंटीबॉडी से, मैं सिर्फ उस पर चर्चा करूंगा. इसमें आप ये देख रहे हैं कि इस एंटीबॉडी के 3 आर्म्स हैं. एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये हो गया और एक आर्म ये हो गया. 3 आर्म्स हो गए. इसके जो ऊपर वाले 2 आर्म्स है ये एंटीबॉडी बाइंडिंग फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग FAB रीजन बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन. तो ये दोनों एरिया, एक ये एरिया हो गया फॉर एंटीजन बाइंडिंग और ये एरिया हो गया फॉर एंटीजन बाइंडिंग. तो 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. तो ये तीसरा फ्रैक्शन है, वहां पे एंटीजन बाइंड नहीं होता, उसको FC पोर्शन बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेबल फ्रैक्शन. मेरा पर्पस यहाँ पे इसलिए है कि इसके पास एक कैपेसिटी है कॉम्प्लीमेंट को बाइंड करने का. तो एक सिंपल मोनोमर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है और एक ऐसा साइट है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बाइंड हो सकता है. बातें से बहुत सारे हैं, मुझे उसका डिटेल नहीं करना. जो मेरे पर्पस का है मैं सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. आप ये भी जानते हो, इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है. लाइट चेन हमेशा कप्पा या लैम्डा टाइप का होता है और हैवी चेन्स 5 तरह के हो सकते हैं, आइदर अल्फा, गामा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन. अकॉर्डिंगली इम्यूनोग्लोबुलिन 5 तरह के हो जाते हैं. जब म्यू टाइप का होगा हैवी चेन तो M हो जाएगा IgM. जब गामा टाइप का हो जाएगा तो IgG बोलते हैं. जब डेल्टा टाइप का हैवी चेन हो जाएगा तो IgD बोलते हैं. अल्फा टाइप का हो जाएगा तो IgA बोलते हैं और एप्सिलॉन टाइप का हैवी चेन होगा तो IgE बोलते हैं. तो ये 5 तरह के एंटीबॉडीज हैं. मेरे लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है IgM, IgG और IgE. ये 3 अभी हम लोग का डिस्कशन में ये तीनों आएंगे. आप ये भी जान लीजिए यहाँ पे कि जो IgM है प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है. आप ये जानते हो कि जो बी लिम्फोसाइट्स है उसको एंटीबॉडी बनाने के लिए हेल्प लेना पड़ता है टी हेल्पर सेल से, लेकिन IgM जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो जाता है विदाउट हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल्स, इसीलिए सबसे पहला प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी होता है. लेकिन ये थोड़े होते हैं. उसके तुरंत बाद अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरल्यूकिन्स IgG प्रोडक्शन शुरू कर देता है प्लाज्मा सेल्स और ये बहुत होते हैं, इसका फंक्शन भी सबसे ज्यादा होता है. लेकिन ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है और इकलौता ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक जा सकता है. रिगार्डिंग IgE आप जानते हैं कि हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन से रिलेटेड है ये और ये पैरासाइट के अगेंस्ट भी काम करता है. तो नॉट इन वेरी डिटेल, मैं थोड़ा डिस्कस करते जा रहा हूँ. रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट्स, आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है. ये सीरम प्रोटीन है. बेसिकली सीरम बहुत छोटे प्रोटीन्स है जो सीरम में पाए जाते हैं और दे गेट एक्टिवेटेड. जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम हो जाता है, इम्यूनिटी में इनका रोल शुरू हो जाता है और एक कैस्केड एंजाइमेटिक रिएक्शन शुरू हो जाता है. एक के बाद दो के बाद तीसरा ऐसे नोमेनक्लेचर जो इसका है आप जानते हैं कि C1, C2, C3 ऐसे करके C9 तक इसका नोमेनक्लेचर है. तो जब कैस्केड रिएक्शन शुरू होता है तो C1 से लेकर C9 तक ऐसे एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है. लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि C1 से शुरू हो, ये C3 से भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है इसके पाथवे पे. तो रिगार्डिंग पाथवे थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करूं. इस डायग्राम को आप थोड़ा सा गौर से देखिए और समझिए. यहाँ पे ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है. तो पहला वाला जो पाथवे इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव पाथवे, दूसरे वाले को बोलते हैं क्लासिकल पाथवे, तीसरा लेक्टिन पाथवे. तो यूजी लेवल पे इसकी आपको जरूरत नहीं है, हम लोग बेसिकली इसको थोड़ा सा जान लें. जो अल्टरनेट पाथवे है यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट है उसका एक्टिवेशन होता है ड्यू टू माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड जो उसके सरफेस पे पाया जाता है. यहाँ पे सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट जो एक्टिवेट होता है उसको बोलते हैं C3 और ये क्लासिकल पाथवे में C1 सबसे पहले एक्टिवेट होता है और इसका एक्टिवेशन का कॉज है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, जो कि यहाँ पे होगा हमारे वाले केस में क्लासिकल पाथवे. तो क्लासिकल पाथवे हो या अल्टरनेट पाथवे हो, फाइनली एक जगह कन्वर्ज करते हैं कॉमन पाथवे. कॉमन पाथवे होने के बाद उसके बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स के फ्रैक्शंस बनेंगे, बहुत तरह के कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिवेट होंगे और उसका जो फाइनल फंक्शन है, जैसे देखो C5A है यहाँ पे और C3A है. तो आप जानते हैं C5 होता है, C3 होता है, लेकिन C5 को फिर हम लोग फ्रैक्शन कर देते हैं तो C5A हो जाता है, C5B हो जाता है. दोनों के रोल भी अलग अलग हो जाते हैं. C4A हो, C5A हो, इनका बेसिक काम होता है कॉल करना, रिक्रूट करना, डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स को वहां पे बुलाना एट द साइट ऑफ फाइट हो रहा है, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है वहां पे बुलाना. तो जो C3A होगा, C4A होगा, C5B होगा, इसका मेन काम क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेज, डिफरेंट टाइप ऑफ लिकोसाइट्स को वहां बुलाना ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके. दूसरा जो फ्रैगमेंट था C3A नहीं है, C3B है या C5B है. इस तरह के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो एज ए ऑप्सोनिन एक्ट रोल प्ले करते हैं
वो एंटीजेंस के जो बाइंड होता है होस्ट सेल के ऊपर, उस एंटीजन के ऊपर बाइंड कर जाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जहां बन रहे हैं वहां पे ये ऑप्शन इन बाइंड कर जाते हैं। इसके बाइंडिंग से रिकॉग्निशन में मदद मिल जाता है फेगोसाइटिक सेल्स को, तो ये हेल्प करता है फेगोसाइटोसिस में। यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऊपर जो मैं बता रहा हूँ या इन्फ्लेमेशन जरूरी नहीं कि फेगोसाइटोसिस हो। जैसे कुछ सेल्स ऐसे आ गए, मान लो इसनेफिल्स आ गए, तो इसनेफिल्स को फेगोसाइटोसिस कॉज नहीं कर रहा है, अपने एंजाइम्स को वहाँ पे डिग्रेडेड तो वहाँ पे डैमेज कॉज करेगा। यहाँ पे ये सीधे सीधे फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले कर रहा है। और ये तीसरा वाला है, ये सबसे खास है, इसको हम लोग बोलते हैं एमएसी, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसका ये मतलब हुआ कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना कैस्केड रिएक्शन के बाद, उसमें होता है C5b, C6, C7, C8 और C9। सबका जो कॉम्प्लेक्स है C5b to C9 तक, उसको हम लोग बोलते हैं एमएसी, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसका सीधा सीधा फंक्शन ये है कि ड्रिलिंग कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन में ड्रिल कर सकता है और इमीडिएट लाइसिस ऑफ द एंटीजन कर सकता है। कोई भी पैथोजन से उसको एकदम वहीं पे किल कर देगा, ठीक है। उसको कोई दूसरा सेल्स का यहाँ पे मदद नहीं ले रहा है कि कोई न्यूट्रोफिल आ रहा है, कोई मैक्रोफेजेज आ रहा है, ये सीधे पैथोजेंस में ये देख रहे हैं ड्रिलिंग की तरह, ड्रिल की तरह उसमें पोर बनाएगा और उसको किल कर सकता है। तो ये रिगार्डिंग थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा था मैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। अब लिम्फोसाइट्स, इसको भी बहुत अच्छे से आप जानते हो, जानते हैं कि 3 तरह के बेसिकली लिम्फोसाइट्स है। जो मेजर है वो टी लिम्फोसाइट्स है, फिर बी लिम्फोसाइट्स है, और बहुत माइनर पोर्शन होता है एनके सेल्स या नल सेल्स जिसको बोलते हैं। तो टी सेल्स का रोल होता है कोऑर्डिनेटिंग इम्यून सिस्टम, बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और एनके सेल्स साइटोटॉक्सिक सेल्स का एक एग्जांपल है। बहुत नून टॉपिक है ये। इस फिगर में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रोल जान लो आप टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड। ये जो पहला जो है ना, ये इस डायग्राम में ये जो ऊपर में ये जो देख रहे हैं आप, ये एक टी लिम्फोसाइट है। ये टी लिम्फोसाइट कैसा है? इमेच्योर है। इमेच्योर है इसका मतलब इसने एंटीजेंस को अभी तक देखा नहीं। ऐसे टी लिम्फोसाइट्स को नैब या इमेच्योर टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। जब ये कांटेक्ट में आ जाता है किसी एंटीजेंस के, which is being presented over the एपिसिस through MHC2 molecules, कोई भी मैक्रोफेज हो या डेंड्राइटिक सेल्स हो या इवन बी लिम्फोसाइट्स हो, उसके सरफेस पे जो MHC2 मॉलिक्यूल्स है वो जब एक्सप्रेस कर देता है एंटीजन को, तो टी लिम्फोसाइट्स के करीब आ जाएंगे। सिर्फ ये कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं ना कि टी लिम्फोसाइट कंबाइन कर जा रहा है एंटीजन से, इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। इस तरह के 2 कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, एक एंटीजन के साथ, एक को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ। जब दोनों ऐसे कंबाइन कर जाते हैं तो ये टी लिम्फोसाइट सब प्राइम हो जाता है, उसे मैच्योरिटी आ जाता है, और ये फर्दर डिफरेंशिएट हो जाते हैं आइदर इन CD8+ यानी कि साइटोटॉक्सिक सेल्स जिसको बोलते हैं, या CD4+ जिसको हम लोग हेल्पर टी सेल्स बोलते हैं। तो साइटोटॉक्सिक सेल सीधे सीधे किल करने का क्षमता रखता है सेल्स को, पैथोजेंस को, और हेल्पर टी सेल्स को आप जानते हैं कि ये रोल प्ले करता है बी सेल्स का एक्टिवेशन में। तो एक चीज आपने ये देखा कि टी सेल हमेशा तब काम करेगा जब एंटीजेंस रिप्रेजेंट होंगे उसके पास बाय हेल्प ऑफ एपीसी। लेकिन इधर आप देखिए जो एंटीजेंस है ये बी लिम्फोसाइट है, इसको एपीसी की जरूरत नहीं होता, ये डायरेक्ट एंटीजन को पहचानता है, और उसके बाद ये जो बी लिम्फोसाइट से अंडर द इफेक्ट ऑफ टी हेल्पर सेल्स उसमें फर्दर डिवीजन होता है और मैच्योरेशन होता है, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फिगर में 2 बात जो सबसे जरूरी है आपको जानना कि टी लिम्फोसाइट शुरू में इमेच्योर टाइप के होते हैं, प्लस ये हमेशा एंटीजन को तब पहचानते हैं जब एंटीजन को कोई एपीसी रिप्रेजेंट करते हैं उनको। बी लिम्फोसाइट का क्षमता है कि डायरेक्टली एंटीजन को पहचान सकता है और रिएक्ट कर सकता है, और जब उसको हेल्पर सेल्स का मदद मिल जाता है तो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। रिगार्डिंग एमएचसी, तो बहुत थोड़ा सा एमएचसी के बारे में बताओ। आप जानते हो कि ये सेल सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं MHC2 के फॉर्म में या MHC1 के फॉर्म में। तो MHC ऑलमोस्ट बॉडी के एवरी सेल्स में होते हैं, लेकिन MHC2 जो होता है वो एपीसीज के ऊपर होता है। तो ये ग्रुप ऑफ जीन्स है डेट कोड फॉर प्रोटीन्स, और ये पाया जाते हैं सरफेस ऑफ सेल्स में। 10 मिनट्स रह गया हमारे पास, और ये हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग मेन हमारा जो टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस डिसऑर्डर में इम्यूनोपैथोलॉजी का ये वाला पार्ट है, और बल्कि मेजर वाला पार्ट है, जहाँ पे बॉडी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स दिखाता है, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाने लगता है। और इसमें जो रिस्पॉन्सेस होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटाइजेशन एक्सपोजर। जो पहला एक्सपोजर होगा होता है सेंसिटाइजेशन एक्सपोजर, उसमें बॉडी में चेंजेस नहीं आते।
लेकिन जो दूसरा एक्सपोजर होता है सेकेंडरी एक्सपोजर, उसमें फिर आपको बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ से बड़ा स्लो हो जाता हूँ और जो हमारा मेन टॉपिक शुरू हो गया है, तो यहाँ से हम लोग विल स्टार्ट विथ वेरी लॉजिकल वे और बहुत स्लोली और कंफर्टेबली। तो व्हाट इज हाइपरसेंसिटिविटी? इट इज अनडिजायरेबल रिएक्शन। नॉर्मल सिस्टम का अनडिजायरेबल रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं हाइपरसेंसिटिविटी। यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा दैट इज वेरी सीवियर एंड हार्मफुल। नेक्स्ट, कितने तरह के होते हैं हाइपरसेंसिटिव? तो आप जानते हैं कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा है, लेकिन लेटेस्ट आर्टिकल्स में, लिटरेचर में 5 टाइप्स के होने शुरू हो गए। जो 5 वाला जोड़ा गया है उसको हम लोग ब्लॉकिंग हाइपरसेंसिटिव बोलते हैं। तो पहले हम लोग उसको टाइप 2 में पढ़ते थे, ब्लॉकिंग। उसको थोड़ा सा रिमूव करके नए वाले में नया एक अलग बना दिया गया है, ब्लॉकिंग एंड हाइपरसेंसिटिव करके, उसको टाइप 5 नाम दे दिया गया है। लेकिन हम लोग टाइप 2 तक, टाइप 4 तक की बातें करेंगे। तो जो पहला है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव, उसको एलर्जिक हाइपरसेंसिटिव बोलते हैं और उसको इमीडिएट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग बातें करेंगे। इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी है वो IgE है। सेकेंड है आपका साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिव, इसका एंटीबॉडी डिपेंडेंट ही बोलते हैं। इसको जो मीडिएट करता है बेसिकली IgM, थोड़ा सा IgG है मेन, IgM समटाइम्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो मेन IgG है और कॉम्प्लीमेंट्स है। और जो तीसरा है वो भी सेम है, टाइप 2 और टाइप 3 ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े से डिफरेंसेस है जो हम लोग बाद में बात करेंगे। इसमें मेन रोल IgG का है और कॉम्प्लीमेंट्स का है। एंड लास्ट इज टाइप 4। तो ये ऊपर वाले जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है, तीनों के तीनों एंटीबॉडी मेडिएटेड है। एंटीबॉडी IgE के फॉर्म में हो, IgG के फॉर्म में हो, IgM के फॉर्म में हो, लेकिन तीनों में एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो 4th वाला है, इसमें एंटीबॉडी की जरूरत नहीं, ये डिलेड टाइप का है। इसमें मेन रोल किसका होता है? T सेल्स का, T लिम्फोसाइट्स का और मैक्रोफेजेस का। और जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप 5 भी होता है, तो हमारा टॉपिक उसी में डील हो जाएगा, टाइप 2 में ही डील हो जाएगा। मैं वहां आपको बता दूंगा कहाँ किसको टाइप 5 में डाला गया है। तो आपने इसे देखा टाइप्स में। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ओके, तो रिगार्डिंग हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन टाइप 1, तो सबसे पहली बात है कि ये इमीडिएट है, विद इन मिनट्स बॉडी में शुरू हो जाते हैं। इसके रिएक्शन इमीडिएट शुरू हो जाते हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट है मास्ट सेल्स का, सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल्स क्या होते हैं? ये मास्ट सेल्स, पहले हम लोग कहते थे कि ये बेसोफिल्स आउटसाइड द ब्लड वेसल्स आर मास्ट सेल्स, मगर ये ऐसा नहीं। इसका ओरिजिन अलग है। इसका ओरिजिन जैसे इसका प्रोजेनेटर है हेपेटिक सेल्स ही होते हैं। और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो आपने पढ़े होंगे उसमें आपने देखा होगा कि मास्ट सेल्स पढ़ाया जाता है। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर बेसोफिल से जरूर मिलता है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो अलग है और प्रेजेंस भी अलग जगह पे है। तो इसके अंदर कुछ मीडिएटर्स होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स, जैसे कि हिस्टामिन है, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, प्रोटीजेस होते हैं, कुछ ये बाद में बनाता है, न्यूक्लियर सेंसिटाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, लिपोट्रांस भी करता है। और एक बात आप जानो कि यहाँ पे जो एंटीजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइप 1 में, उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जेंस। क्यों बोलते हैं? कि एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी का जो लैटिन मतलब है, उसका मतलब होता है रिएक्टिविटी फ्रॉम आउटसाइड, मतलब मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड, कुछ बाहर से चीज आया उसके खिलाफ आप रिएक्ट कर रहे हो। एलर्जी का ही मतलब होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट एलर्जेंस, वो कितना है और कहाँ कहाँ पे बॉडी में है, एक जगह पे है, बहुत जगह पे है, या उसका अमाउंट कितना ज्यादा है, वो डिसाइड करता है कि ये रिएक्शन सिस्टमिक होगा, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करेगा, या कहीं लोकलाइज्ड हो जाएगा। कितने केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं, कितना मास सेल्स को रेगुलेट करने का क्षमता रखता है, तो उसका जहां जहां पे जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो सिस्टमिक में दिखने लगेगा, बहुत थोड़े होंगे लोकलाइज हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि अस्थमा है, कंजक्टिवाइटिस है, हे फीवर है, एनाफाइलैक्सिस है, अर्टिकेरिया है, सिनोफिलिया है, ड्रग है, फूड एलर्जी है। इसमें जो एलर्जेंस होंगे वो क्या होंगे? वो फूड हो सकता है, वो पॉलन ग्रेन्स हो सकता है, वो एनिमल्स के डैंडर्स हो सकते हैं, वो कोई ड्रग हो सकता है, वो कोई मोल्ड्स हो सकता है। इवन आप बोलते हो कि साबुन से एलर्जी है, तो कोई सोप हो सकता है, कोई लोशन हो सकता है, कोई क्रीम हो सकता है, कोई ग्लव्स हो सकता है, कोई भी चीज इसमें एज ए एलर्जन काम कर सकता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको मैं मास्ट से इंट्रोड्यूस कराऊं। ये जो मास्ट देख रहे हो आप, इस मास्ट सेल्स के जो सरफेस पे इस तरह के जो ब्लैक ब्लैक बने हुए हैं ना, वो क्या है? वो IgE को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स है। तो आप जानते हो कि IgE का जो तीसरा आर्म है उसको हम लोग FC आर्म बोलते हैं। तो IgE का FC आर्म्स को ये अपने साथ अटैच कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग IgE FC रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो मास्टर्स के ऊपर ये पाया जाता है, इसीलिए इस कंडीशन में IgE और मास्टर्स अपना रोल डायरेक्टली प्ले करते हैं।
यहाँ पे देखो ये IgE है, ये IgE है। यहाँ इसके साइटोप्लाज्म में देखिए ये न्यूक्लियस है और बहुत सारे ग्रेन्यूल्स है। इस ग्रेन्यूल्स में प्री फॉर्म्ड केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, प्रोटीजेस टाइप के होते हैं। मैंने कहा प्री फॉर्म्ड होते हैं, मगर कुछ न्यूली सिंथेसाइज भी होते हैं, उसकी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक चीज आप ये देखो कि इस डायग्राम में ये दिखा रहा है कि डिग्रेनुलेशन हो रहा है। तो यूजुअली मास्ट सेल से ग्रेन्यूल्स ऐसे नहीं निकलते रहते। कब निकलते हैं? जब IgE के ऊपर जो ये एंटीजन है, एक ही एंटीजन से 2 इम्यूनोग्लोबिन में बाइंड कर लिया, यानी क्रॉस लिंकिंग हो गया। जब क्रॉस लिंकिंग हो जाता है तो साइटोप्लाज्म में जो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम होता है मास्ट सेल्स का, वो एक्टिवेट हो जाता है। और फॉस्फोलाइपेज जब एक्टिवेट होगा तो फॉस्फोलिपिड पे काम करेगा। और फॉस्फोलिपिड कहाँ होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। तो ब्रेक शुरू हो जाते हैं, डिग्रेनुलेशन शुरू हो जाता है। लिपिड का और भी काम है, उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। और आप देख रहे हैं डिग्रेनुलेशन होने के लिए मास्ट सेल्स को क्या चाहिए? क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंटीजेंस विद दिस IgE। लेकिन मैं बताऊं, हमेशा मास्ट सेल्स तभी डिग्रेनुलेट नहीं होते जब कोई एंटीजन आए या फिर कोई इम्यूनोग्लोबुलिन हो। कभी कभी मास्ट सेल्स नॉन एंटीजेनिक डिग्रेनुलेशन भी हो जाता है। जैसे बहुत ठंड है, बहुत ठंड में किसी को देखो पैर फूलने लगता है, इचिंग होने लगता है, एरिथेमा शुरू हो जाता है, तो वहाँ कोई एंटीजन नहीं। तो सिंपल कोल्ड, सिंपल हीट कैन रिलीज दिस मास्ट सेल्स। तो ये भी एक संभावना होता है कि मास्ट सेल्स उस कंडीशन में भी रिलीज हो जाए। इस डायग्राम को गौर से देखिए, और जितना मेरे पास टाइम है अबाउट 2 मिनट्स है अभी, मुझे लगता है मैं इसी को पूरा कर पाऊंगा, फिर हम लोग ऐड कर लेंगे। इस डायग्राम में आप देखिए क्या हो रहा है कि एक पॉलन ग्रंथि, एक एग्जांपल ऐसा रखो, कोई ह्यूमन है या कोई एनिमल है, उसने पॉलन ग्रंथि को, एक एलर्जेन को इनहेल कर लिया, तो कहाँ चले गया? उसके लंग्स में चला गया। लंग्स में चले गए तो लंग्स में जो आपका इम्यून सिस्टम वाला पार्ट है वो क्या है? एल्वेओलर मैक्रोफेजेस। तो जैसे ही जाएगा लंग्स के अंदर, एल्वेओलर मैक्रोफेजेस उसको एंगल्फ कर जाएंगे। आप जानते हो कि मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है। तो नॉर्मली अगर हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होता, हाइपर सेंसिटिविटी क्यों होता है? ड्यू टू जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, कुछ उसका जीन में है। इसीलिए आप देखोगे फैमिली में वैसा चलता आता है कि उसको एलर्जी इस चीज से है तो उसके बच्चों को भी होने का संभावना है। तो ये कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि मैक्रोफेज जाता, उस पॉलन ग्रेन को पहचानता, उसको फैगोसाइटोज कर जाता और उसको डिग्रेड करके बात खत्म कर देती। लेकिन चूंकि यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव एनिमल है, कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, तो अब वो क्या करेगा? उसको डिग्रेड तो करेगा। मैक्रोफेज को उसने एनगल्फ कर लिया, फैगोसाइटोज कर लिया, उसको तोड़ दिया, डिग्रेड कर दिया। अब उसके बाद और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आगे बढ़ने से मेरा ये मतलब है कि उस टूटे हुए पॉलेंस के फ्रैक्शंस को अपने सरफेस पे ले आएगा इन कॉम्बिनेशन विद MHC2 मॉलिक्यूल्स। यानी वो एक्सप्रेस करने लगेगा, अपने APC वाला काम करना शुरू कर देगा, उसको एक्सप्रेस करने लगेगा उस एंटीजन को अपने सरफेस पे इन कॉम्बिनेशन विद MHC2 मॉलिक्यूल्स। अब ये मैक्रोफेज का काम है घूमना, वो घूमेगा इधर उधर, घूमता हुआ पहुंच जाएगा लिम्फ नोड के पास। लिम्फ नोड्स में नॉर्मल प्रेजेंस होते हैं टी लिम्फोसाइट्स के। आप जानते हो टी लिम्फोसाइट बनते हैं, मरते हैं, होते हैं, नॉर्मल है, एक WBC ही है नॉर्मली ये टी लिम्फोसाइट। तो ऐसे टी लिम्फोसाइट जो नॉर्मल है, जो कोई काम अभी नहीं कर रहा है, एंटीजेंस को नहीं पहचान रहा है, उसको हम बोलते हैं नैव टी लिम्फोसाइट्स। तो क्या होगा कि सबसे पहले एक नैव टी लिम्फोसाइट से मिलेगा। तो टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर में होता है एक रिसेप्टर्स बोलते हैं TCR। TCR के मदद से वो एंटीजन से कमाई करेगा। एक कॉम्बिनेशन होगा टी लिम्फोसाइट्स का, मैंने बताया, विथ एंटीजेंस बाय हेल्प ऑफ TCR। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है उसके को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स। को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स मैक्रोफेजेस में भी होते हैं और टी हेल्पर सेल्स में भी होते हैं। दोनों फिर कंबाइन करेंगे, और जब इसका प्राइमिंग हो जाता है, जब इसका प्राइमिंग हो जाता है तो ये फिर रिलीज करना शुरू कर देते हैं केमिकल मीडिएटर्स, साइटोकाइन्स, जैसे कि IL-3, IL-5, IL-4, इवन IL-10 भी, या कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। मैं कह रहा हूँ कि ये रिलीज करना शुरू कर देते हैं। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये ऑटोक्राइन इफेक्ट भी है। ये जो रिलीज कर रहा है वो खुद टी हेल्पर सेल्स का भी दोबारा काम कर सकता है, और अलग अलग चीजों पर भी काम कर सकता है। अलग अलग कहाँ पे काम करेगा? तो IL-4 किस पे काम करेगा? बी लिम्फोसाइट्स पे।